जल पाया जाता है 90%, प्रोटीन पाया जाता है 7% और वसा पाया जाता है 0.5% और ग्लूकोज पाया जाता है 0.18% और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है यानी अकार्बनिक लवण पाया जाता है 0.9%। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ऊतक, जिसमें ऊतक के पहली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिए थे तंत्रिका ऊतक के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, जान लीजिए। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल का मतलब द्रव के रूप में होगा, पानी के रूप में होगा, और संयोजी का मतलब जोड़ने वाला होगा। हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों को जोड़ता है, मतलब रक्त की सहायता से सभी अंग जुड़े हुए थे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक इसको हम इसलिए कहते हैं। इसका पीएच मान बार बार हम लोग से पूछता है, पीएच मान क्या होता है? इसका पीएच मान 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। तो रक्त के बारे में हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं, देखते हैं। रक्त, इसका वजन अगर देखा जाए कि हमारे शरीर में कुल रक्त कितना होता है, तो कुल रक्त हमारे शरीर में कुल वजन का 7% रक्त होता है। अब वजन के हिसाब से आप लोग निकाल भी सकते हैं। ऐसे समानता देखा जाए, औसतन देखा जाए तो 5 से 6 लीटर तक रक्त हमारे शरीर में या मनुष्यों के शरीर में पाया जाता है। ऐसे आप निकाल भी सकते हैं, वजन का 7% निकाल लीजिएगा। देखा जाए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में, लेकिन जब बच्चा नवजात शिशु होता है तो उसका निर्माण लीवर में होता है। लेकिन जब नवजात शिशु से बड़ा हो जाता है तो उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहते हैं किसको, तो ध्यान दीजिएगा, इसको फिगर आपको दिखा दिया गया, ये है अस्थि मज्जा। ये हड्डी होता है, ये दिखाई दे रहा अस्थि है, और अस्थि के अंदर दिखाई दे रहा होगा एक मज्जा, मुलायम त्वचा की तरह संरचना पाया जाता है इसमें, तो इसमें अस्थि मज्जा होता है। यही अस्थि मज्जा में 3 तरह का होता है। ये साइड में होगा लाल अस्थि मज्जा, इधर भी साइड में होगा लाल अस्थि मज्जा, और बीच में होगा श्वेत अस्थि मज्जा। तो इन तीनों में रक्त का निर्माण होता है। अगर पूछा जाए कि लाल रक्त का निर्माण कहाँ होगा, तो लाल अस्थि मज्जा में, है ना। तो रक्त का निर्माण अगर श्वेत होगा तो श्वेत, लाल होगा तो लाल में, और श्वेत होगा तो श्वेत में। श्वेत या पीला, इसके बीच में ये अस्थि मज्जा है। तो ये अस्थि मज्जा आप लोग देख लेंगे, हड्डी के बीच में रहता है, दोनों ओर लाल अस्थि मज्जा है और बीच में श्वेत या पीला अस्थि मज्जा होता है। तो रक्त का निर्माण हम लोगों ने देख लिया। देखा जाए कि रक्त में दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, पहला बोलते हैं प्लाज्मा, और दूसरा बोलते हैं रक्त कणिका या रुधिर कणिका। मतलब रक्त में 2 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, यानी रक्त हम लोग 2 तरह के इसमें मिलते हैं। पहला को बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरा बोलते हैं रुधिर कणिका या रक्त कणिका। देखा जाए कि रक्त में पूरा में प्लाज्मा देखा जाए कितना होता है, तो पूरा प्लाज्मा लगभग 55% रक्त का प्लाज्मा होता है। लगभग 55% प्लाज्मा होता है, और 45% लगभग रुधिर कणिका रक्त कणिका होता है। मतलब पूरे रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग होता है रुधिर कणिका। इस प्लाज्मा में देखा जाए, इस प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा में जल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जल पाया जाता है 90%, प्रोटीन पाया जाता है 7% और वसा पाया जाता है 0.5% और ग्लूकोज पाया जाता है 0.18% और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है यानी अकार्बनिक लवण पाया जाता है 0.9%। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन बोलते हैं लोग, इसको शॉर्ट में लिख लीजिएगा, एल्बुमिन प्रोटीन। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन की मात्रा का एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग देख लें, इसमें सबसे ज़्यादा 90% इसमें जल पाया जाता है और 7% प्रोटीन पाया जाता है और वसा 0.5%। तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में देख लें। अगर यही रक्त से प्लाज्मा निकाल लिया जाए, प्लाज्मा को अलग कर लिया जाए और रुधिर कणिका को अलग कर लिया जाए, तो अगर रुधिर कणिका को अलग कर लेंगे तो बच जाएगा सिर्फ प्लाज्मा, तो इसी को सीरम भी कहते हैं। मतलब रक्त से रुधिर कणिका को बाहर निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्लाज्मा, उसको हम लोग सीरम भी कहते हैं। सीरम हल्का पीला पदार्थ का होता है, उस सीरम भी कहते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं रक्त कणिका के बारे में। तो रक्त कणिका देखते हैं, रक्त कणिका या रुधिर कणिका 3 तरह के रुधिर कणिका पाए जाते हैं। पहला को बोलते हैं लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका या लाल रुधिर कणिका, इसको हम लोग शॉर्ट में आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी। इसका एक अन्य नाम हम लोग को नाम पता है, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कणिका, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट सब इसी को कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाते हैं इसमें, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन है क्या, तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है। हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, जिसमें हीम का मतलब होता है आयरन, आयरन लोहा का मात्रा, इसी को फेरस भी कहते हैं। यही ऑक्सीजन को जोड़ता है, इसके 4 अणु ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। और यह है ग्लोबिन, यह प्रोटीन, जिसमें हीमोग्लोबिन में 96% ग्लोबिन प्रोटीन होता है और 4% आयरन होता है। यानी ये लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका का देखा जाए तो जीवन काल 120 दिन तक होता है। यह 120 दिन तक हमारे शरीर में जीवित रहता है, 120 दिन के बाद यह मर जाता है, फिर नया बन जाता है। तो लाल रक्त कणिका हम लोग देख लें, लाल रक्त कणिका में देखा हीमोग्लोबिन पाया गया, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया गया। यही आयरन के कमी के कारण से, यानी हीमोग्लोबिन में आयरन के कमी के कारण से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया, इसको अरक्तता भी कहते हैं, एनीमिया रोग होता है। अगर ज़्यादा हो गया तो लाल रक्त कणिका ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा होने के कारण से भी एक रोग हो जाता है।
अगला देखते हैं हम लोग दूसरा श्वेत रक्त कणिका। कौन है? श्वेत रक्त कणिका। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं WBC। श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं WBC। WBC को एक और अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। देखा जाए कि श्वेत रक्त कणिका यह हमारे शरीर में 3 से 4 दिन तक जीवित रहता है। मात्र 3 से 4 दिन तक श्वेत रक्त कणिका जीवित रहता है। श्वेत रक्त कणिका 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें श्वेत रक्त कणिका में अगर कण पाया जाता है तो उसको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। यदि श्वेत रक्त कणिका में कण पाया जाएगा, श्वेत रक्त का कण पाया जाएगा तो उसको ग्रेनुलोसाइट कहेंगे। अगर कण नहीं पाया जाएगा तो उसको ए ग्रेनुलोसाइट कहेंगे। अब देखा जाए ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, तो ग्रेनुलोसाइट में 3 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें कण होते हैं। न्यूट्रोफिल होता है, इओसिनोफिल होता है और बेसोफिल होता है। मतलब वे श्वेत रक्त कणिका जिसमें कण पाया जाता है, श्वेत कण पाया जाता है, उसको हम लोग ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। इसमें 3 तरह के पाया गया कण, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल पाया गया। दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिका जिसमें श्वेत रक्त नहीं पाए जाते हैं। यह इसमें भी 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी का निर्माण करती है। हाँ, याद रखिए, यही लिम्फोसाइट होता है जो एक ग्रेनुलोसाइट है। एक ग्रेनुलोसाइट में वही एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी क्या करता है? हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को प्रदान बढ़ाता है। कोई प्रकार के रोग हमारे पर अटैक करेगा तो एंटीबॉडी हमको बचाएगा और उससे लड़ेगा। लड़ने के बाद से पहचान करेगा कि यह रोग है, और यह लिम्फोसाइट रोगाणुओं को मारता है। जितना ही वायरस कीटाणु प्रवेश करता है तो उसको लिम्फोसाइट क्या करता है? मारता है। और ये मोनोसाइट क्या करता है? उसको साफ कर देता है। तो तीनों हम लोग देख लिए, एक ग्रेनुलोसाइट में 3 गो एंटीबॉडी रोगों को पहचान कर लिया, जान लिया कि कौन रोग है कौन रोग नहीं है, और लिम्फोसाइट क्या करता है? उसको मार देता है लिम्फोसाइट। और तीसरा मोनोसाइट क्या करता है? उस बीमारी को साफ कर देता है। तो यानी श्वेत रक्त कणिका यह है जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर यह श्वेत रक्त कणिका कमी हो जाएगा तो बार बार बीमार पड़ जाएगा, थोड़ा बड़ा भी बीमार जाएगा तो उसको बीमारी कर देगा। अगला है प्लेटलेट्स। तीसरा देखिएगा प्लेटलेट्स। यह प्लेटलेट्स क्या करता है? यह रक्त थक्का जमाने में काम करता है। यह इसका जीवन काल लगभग 7 दिन तक होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? लगभग 7 दिन तक होता है। यह हमारे शरीर में रक्त थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने में काम करता है, यही प्लेटलेट्स। और यह प्लेटलेट्स की कमी के कारण से डेंगू मच्छर जब काट लेता है तो यही प्लेटलेट्स कम जाता है। प्लेटलेट्स कम जाने से उसको चलने की क्षमता नहीं पाएगा, वो अपने सूट को चल नहीं पाता है, यही प्लेटलेट की कमी से कारण से। तो हम लोग देख लिए रक्त में कितने तरह के कण हुआ से। तब तक इतना ही आज के लिए, अगले दिन के लिए मिलते हैं।